हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विज्ञान विषय के वर्ष 2022 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्ष 2023 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऑप्शन ए पादप कोशिका में, बी है जंतु कोशिका में, सी है पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। यही एक मुख्य अंतर है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। अंतर में सबसे मुख्य जो अंतर है यही है कि पादप कोशिका में केवल कोशिका भित्ति पाई जाती है। दूसरा है यौगिक का उदाहरण है। ऑप्शन ए है वायु, बी है धुआं, सी है चीनी और डी है चीनी का विलयन। इसका सही उत्तर सी है चीनी। चीनी जो है यौगिक का उदाहरण है। क्वेश्चन तीसरा है, कायिक प्रवर्धन संभव है। ऑप्शन ए है जड़ द्वारा, बी है तना द्वारा, सी है पत्ती द्वारा और डी है इन सभी के द्वारा। इसका सही उत्तर डी है इन सभी के द्वारा। क्योंकि कायिक प्रवर्धन कहते हैं कि जब बीजों के को छोड़कर किसी अन्य भाग से, पौधे के किसी अन्य भाग से नए पौधे का जन्म होता है या विकास होता है, उसी को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो यहाँ तो बीज का जिक्र नहीं है, लेकिन जड़ द्वारा, तना द्वारा, इन सभी के द्वारा, पत्ती के द्वारा जब नए पौधे का विकास होगा उसी को कायिक प्रवर्धन कहेंगे। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 है, बल का मात्रक है। ऑप्शन ए है न्यूटन, बी है सेकेंड, सी है किलोग्राम और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ए है न्यूटन। बल का न्यूटन मात्रक होता है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में संयुक्त पत्ती छाटिए। ऑप्शन ए है आम की पत्ती, ब है अमरूद की पत्ती, सी है यानी नींबू की पत्ती और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर सी है नींबू की पत्ती। नींबू की पत्ती होती है संयुक्त पत्ती होती है। मेरे हिसाब से तो नींबू की पत्ती भी सरल पत्ती होनी चाहिए। देखिए, सरल पत्ती उसे कहते हैं कि जो पत्तियां ऐसे होती हैं जिनमें पर्णवृंत जो होता है ऐसे होता है, ये कई भागों में बटा नहीं होता है, इसको सरल पत्ती कहते हैं। देखिए, इसी प्रकार की आम की भी पत्ती होती है और अमरूद की भी पत्ती होती है, नींबू की भी पत्ती होती है। नींबू की पत्ती में बस थोड़ा सा अंतर होता है, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे अंतिम में जो पत्ती के लास्ट में ऐसे थोड़ा सा खुरदरा पार्ट होता है, बस इतना ही अंतर होता है। बाकी ये भी सरल पत्ती के अंतर्गत ही आना चाहिए। और जो संयुक्त पत्ती होता है, जैसे छुई मुई का पत्ती होता है, ऐसे होता है, कई भागों में बटे होते हैं ना, इसको संयुक्त पत्ती कहते हैं। तो ये छुई मुई इस तरह की पत्ती तो नींबू की पत्ती नहीं होती है। लेकिन जो डीएलएड में पूछा था इसी को सही उत्तर माना था, नींबू को। इसलिए मैंने आपको आंसर बता रहा हूँ कि सी यही सही उत्तर होगा, नींबू की पत्ती। अगला प्रश्न है अति लघुत्तरी का 6वां प्रश्न है, यानी अति लघुत्तरी का पहला और इस प्रश्न पत्र का 6वां है। पौधों की पत्तियों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखिए। उत्तर, पौधों की पत्तियों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण 6CO2 + 12H2 मिलकर प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल भी रहेगा उपस्थित, तब ये ग्लूकोज बनाएगा। C6H12O6 + 6O2 यानी ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनाता है प्रकाश संश्लेषण में। जो ग्लूकोज भोजन के रूप में होता है और ऑक्सीजन जो होता है वो वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है पौधे के द्वारा, पत्तियों द्वारा, पौधे के पत्तियों द्वारा। तो इसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये इसका रासायनिक समीकरण है। अति लघुत्तरी में जितना पूछेगा बस उतना ही लिखिएगा, क्योंकि समय नहीं होता है। 18 प्रश्न लिखने होते हैं 1 घंटे में। 7वां प्रश्न है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक कण आधा चक्कर लगाता है, तो इस दशा में कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। यहाँ ज्ञात है, ये ज्ञात कीजिए। उत्तर है, दिया गया वृत्तीय पथ की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, ये कम नहीं है, सेंटीमीटर होगा, cm। और कण द्वारा आधे चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी? क्योंकि जो वृत्तीय पथ पे घूम रहा है, तो वृत्तीय पथ जो होगा उसका पूरा जो दूरी होगा, एक उस वृत्त का परिधि जो होगा, परिधि का फार्मूला होता है 2πr। क्योंकि जब पूरा घूमता है तो 2πr होता है, लेकिन वो आधा ही चक्कर लगा रहा है, यानी आधा ही घूम रहा है, तो 2 से भाग दे देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, πr हो जाएगा। तो πr में अब कितना दूरी तय कर ले रहा है? पाई का वैल्यू होता है 3.14 गुणा r, यानी त्रिज्या दिया हुआ है 4। जब इसे गुणा करेंगे
तो 12.56 सेंटीमीटर आ जाएगा उसकी दूरी। ये तो दूरी आ जाएगा, इतना दूरी तय किया है। लेकिन जो विस्थापन और दूरी में अंतर होता है, देखिए कोई भी वस्तु यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, यहाँ तक आया, तो इसकी दूरी होगी, इस पूरे पाथ का जो डिस्टेंस निकालेंगे, जिधर जिधर गया है, इस सब की दूरी को ऐड करेंगे तो ये इसकी दूरी होगी। लेकिन विस्थापन उसे कहते हैं जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो उसने तय किया है, उसी को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन डायरेक्ट या इस बिंदु से इस बिंदु में जाने के लिए जितनी दूरी तय किया होगा विस्थापन हो जाएगा। यानी विस्थापन कम हो सकता है लेकिन दूरी नहीं। दूरी सबको जोड़ते हैं और विस्थापन जो नियरेस्ट डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं विस्थापन। तो ये दूरी निकल गया 12.56 सेंटीमीटर। अब कण द्वारा किया गया विस्थापन, विस्थापन प्रारंभ और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी होती है, यही मैंने बताया आपको। कण द्वारा आधे चक्कर में विस्थापन क्या होगा, 2r होगा, क्योंकि देखिए ये वृत्तीय पथ हो गया, वो आधा दूरी तय किया है, यानी इतना दूरी किया है। इसको सही से फिगर बनाएं तो इस प्रकार से वो दूरी तय किया है, वृत्तीय पथ का आधा पार्ट। तो देखिए ये तो दूरी हो जाएगा, घूम के गया है यहाँ पे यहाँ, लेकिन जो उसका विस्थापन होगा एक बिंदु से यहाँ से दूसरे बिंदु पे आने में जितना दूरी तय किया है यही विस्थापन होगा, यही डिस्टेंस। क्योंकि इसको इस भाग को r कहते हैं, यही त्रिज्या है, और फिर यहाँ से फिर इस परिधि तक जाने में एक और r की दूरी तय करनी पड़ रही है, यानी 2r हो जाएगा, विस्थापन 2r हो जाएगा। एक r की वैल्यू दिया है 4 सेंटीमीटर, तो 2r से 2 से गुणा कर देंगे तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी विस्थापन हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और परिधि हो जाएगा 12.56 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, पुष्प के मुख्य 4 भागों के नाम लिखिए। उत्तर, पुष्प के मुख्य 4 भाग निम्न है। पहला है बाह्य दल, दूसरा है दलपुंज, तीसरा है पुमंग और चौथा है जायांग। अब इन सभी के बारे में लिखेंगे, क्योंकि लेकिन यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल 4 भागों के नाम लिखेंगे। यहाँ पे दे दिया है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए, लेकिन आप एग्जाम में सिर्फ चारों का नाम लिखेंगे, चारों के बारे में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये अति लघुत्तरी का प्रश्न है। यहाँ पे इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल नाम लिखेंगे 4 तो आपको नंबर मिल जाएगा। क्योंकि अति लघुत्तरी एक एक नंबर का ही होता है, तो एक नंबर में 4 नाम लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा नंबर। इसमें पहला है बाह्य दल, यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। यह हरे तथा छोटी पत्तियों जैसे होते हैं। इसकी प्रत्येक इकाई को बाह्य दल कहते हैं। यह कली में जननांगों की सुरक्षा का कार्य करता है। दूसरा है दलपुंज, यह दलपुंज दूसरा चक्र है। यह बाह्य दलपुंज के भीतर की ओर होता है। यह रंगीन तथा सुंदर होने के कारण इसका मुख्य कार्य परमाणुओं हेतु कीड़ों को आकर्षित करना है। तीसरा है पुमंग, यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। इसके प्रत्येक सदस्य को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के समूह को पुमंग कहा जाता है। पुंकेसर पुष्प का नर जननांग होता है। चौथा भाग होता है वो होता है जायांग, यह पुष्प का चौथा अंतिम चक्र है। यह सबसे सुरक्षित भीतरी भाग है, जिसकी इकाई स्त्री केसर या अंडाशय कहलाती है। यह पुष्प का मादा जननांग है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, पत्ती के प्रमुख भागों का नाम लिखिए। उत्तर, पत्ती के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला है पर्णाधार, दूसरा है पर्णवृंति, तीसरा है पर्णफलक। देखिए यहाँ पे भी आप सिर्फ नाम ही लिखेंगे, क्योंकि अति लघुत्तरी में पूछा हुआ है, क्योंकि एक ही नंबर का पूछता है, जितना पूछेगा उतना ही आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे पढ़ लेते हैं, चूँकि दिया हुआ है यहाँ पे, तो पढ़ लेते हैं कि कहीं ये लघुत्तरी में पूछ दिया तो वहाँ पे भी आप लिख लेंगे। पहला है पर्णाधार, घासों तथा अधिकांश एक बीजपत्री में पर्णाधार चौड़े होते हैं, जो तने को एक आवरण के रूप में चारों ओर से घेरे रहते हैं। दूसरा है पर्णवृंति, पर्ण का वह भाग जो पर्णफलक और पर्णाधार को जोड़ने का कार्य करता है उसे पर्णवृंति कहते हैं। जिन पौधों की पत्तियों में पर्णवृंति उपस्थित होते हैं ऐसी पत्तियों को समवृंति कहते हैं। तीसरा है पर्णफलक, पर्णफलक पत्ती का चपटा तथा फैला हुआ भाग होता है और पर्णफलक की विविधता पत्ती की विविधता का मुख्य कारण होता है। पर्णफलक सरल प्रकार का या छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, माइक्रोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं? तो इसका उत्तर है
1 माइक्रोमीटर बराबर चूँकि होता है 10⁻⁶ मीटर और 1 पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर होते हैं। तो 1 माइक्रोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं, पहले आप डिवाइड कर दीजिए पिकोमीटर से 1 माइक्रोमीटर में। तो 1 माइक्रोमीटर में चूँकि 10⁻⁶ मीटर होते हैं, 10⁻12 से जब भाग देंगे तो 12 जो ऊपर जाएगा, जब बेस समान हो यानी आधार समान हो तो जो घात होते हैं और भाग की स्थिति में है तो घात होते हैं वो घट जाते हैं, क्योंकि नीचे दोनों माइनस में घात दिया हुआ है और जो आपको दिख नहीं रहा है तो आप रिजोल्यूशन बढ़ाइए, जो 720 पिक्सल कीजिए आप वीडियो को, आपको दिखने लगेगा। केवल इतना आप कटिंग के लिए। तो जो नीचे का जो -12 जो ऊपर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा तो 10⁶ घात हो जाएगा, यानी 10⁶ मीटर हो जाएगा, यानी 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁶ पिकोमीटर होता है, मीटर नहीं सॉरी पिकोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? उत्तर, बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास मापन के लिए वर्नियर कैलिपर्स यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बस इतना ही आप लिखेंगे, चूँकि अति लघुत्री है। नीचे आप जानकारी के लिए भी पढ़ लीजिए वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है। यह एक प्रकार का प्रकाश नहीं है, प्रकार होगा, यह एक प्रकार का माइक्रोमीटर है जिसके उपयोग से हम ऐसे जगहों पर करते हैं जहां पर किसी बड़े पैमाने वाले औजार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस कारण इसे माइक्रोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। इसका आविष्कार एक फ्रांस के वैज्ञानिक पियरे वर्नियर ने किया था और इन्हीं के नाम पर इसका नाम वर्नियर कैलिपर्स रखा गया। यहाँ पे आप वर्नियर कैलिपर्स देख सकते हैं, बनाने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में, बस आप देख लीजिए, इसको वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं। अगला प्रश्न है लघुत्री प्रश्न का, जो कि पहला प्रश्न है, पदार्थों के पृथक्करण से आप क्या समझते हैं? पृथक्करण की किन्हीं 4 प्रमुख विधियों का नाम लिखिए। उत्तर, पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थों के मिश्रण में से एक पदार्थ को दूसरे से पृथक करना ही पदार्थों का पृथक्करण कहलाता है। पृथक्करण की निम्न 4 विधियां हैं। पहला है हस्तचयन, दूसरा है थ्रेसिंग, तीसरा है फटकना और चौथा है चालन। सभी विधियों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे क्योंकि ये लघुत्री प्रश्न है। अति लघुत्री में ज़रूरत नहीं है, लेकिन लघुत्री में लिखना पड़ेगा। इस विधि में अनाज से पत्थर, भूसे आदि के कणों को हाथ से चुनकर अलग किया जाता है। इसी को हस्तचयन कहते हैं। चूँकि ये आकार में बड़े होते हैं अनाज से और कलर में भी डिफरेंट होते हैं, इसलिए इसको हाथ से चुनना आसान होता है। इनकी मात्रा बहुत कम होती है, अशुद्धि की मात्रा अनाज में, इसलिए इसको हाथ से चुन लिया जाता है। दूसरा होता है थ्रेसिंग, यह डंडियों से अन्न कणों को अलग करने की प्रक्रिया है। इसमें डंडों से पीटकर या थ्रेशर मशीन द्वारा अन्न कणों को पृथक किया जाता है। तीसरा है फटकना, फटकने से केवल हल्के अवयव ही दूर होते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं को सूप से फटका जाता है। सूप के द्वारा गेहूं को फटकने से हल्का भूसा सूप से बाहर गिरता है। चौथा है चालन, इस विधि में छोटे कण तो चलनी के छिद्रों से निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां चलनी में ही रह जाती हैं। इसे चालन प्रक्रिया द्वारा उसको अलग किया जाता है अशुद्धियों को। प्रश्न संख्या 13 है, भोजन एकत्रीकरण हेतु मूसला जड़ों में होने वाले रूपांतरण के प्रकारों को उदाहरण से समझाइए। ये देखिए 2023 में भी ये प्रश्न पूछा हुआ था। उत्तर है, भोजन एकत्रीकरण हेतु मूसला जड़ों में होने वाली रूपांतरण के प्रकार निम्न है। पहला है मूसला जड़, टैप रूट। ये संचित खाद्य के कारण फूली हुई, गुद्देदार और विभिन्न प्रकार की होती है। पहला है शंकुरूपी यानी कोनिकल। यह जड़ ऊपर से चौड़ी फिर नीचे से पतली होती जाती है, जैसे गाजर। दूसरा है कुंभी रूपी, नेपीफॉर्म। इस प्रकार की जड़ों में ऊपर का भाग घड़े के समान फूला और निचला भाग एकदम पतला हो जाता है, जैसे सलजम। तीसरा है तर्करूप। इस प्रकार की जड़ मध्य से फूली हुई परंतु दोनों शीर्ष तथा आधार पतली होती है, जैसे कि मूली। चौथा है गांठदार जड़। यह फूली हुई गुद्देदार होती है परंतु कोई निश्चित आकार नहीं होता है, जैसे मटर, सेम इत्यादि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन को उदाहरण से समझाइए। उत्तर, कायिक प्रवर्धन जनन की ऐसी विधि है जिसमें पौधे के
शरीर का कोई भी कायिक भाग जैसे जड़ तथा पत्ती आदि द्वारा नए पौधे का पुनर्जन्म कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन के उदाहरण निम्न हैं। पहला है अजूबा। अजूबे के पौधे में पत्तियों के किनारों से पादप काय उत्पन्न होते हैं जो मातृ पौधे से अलग होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। दूसरा है आलू यानी पोटैटो। आलू के कंद में उपस्थित पर्व संधियाँ नोड्स कायिक प्रवर्धन में सहायक होती हैं। पर्व संधियों में कलियाँ स्थित होती हैं तथा प्रत्येक कलियाँ नए पौधे को जन्म देती हैं। इस प्रकार कायिक प्रवर्धन होता है आलू में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। किसी वस्तु को रेखीय संवेग कब संरक्षित रहता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, रेखीय संवेग संरक्षण के नियमानुसार यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो तो उस निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग नियत रहता है। माना, जैसे इसको सिद्ध करने के लिए नीचे दिया हुआ है, माना किसी निकाय पर F बल तथा डेल्टा T समयांतराल पर लगाया जाता है, यानी F बल डेल्टा C समयांतराल पर लगाया जाता है तो उसके संवेग में परिवर्तन डेल्टा P हो जाता है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार F बराबर डेल्टा P अपन डेल्टा T। तो यदि बाह्य बल F बराबर 0 हो तो डेल्टा P अपन डेल्टा T इक्वल टू 0 हो जाएगा। चूँकि F बराबर जब 0 रखेंगे इस साइड, यहाँ पे F बराबर यहाँ 0 रख देंगे तो डेल्टा P अपन डेल्टा T 0 के बराबर ही तो होगा, वही लिखा हुआ है। अब डेल्टा T को पक्षांतर करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगा डेल्टा T में तो 0 हो जाएगा, डेल्टा P बराबर 0। इसका अर्थ हुआ P एक नियतांक आ गया। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी बाह्य बल अगर जो किसी निकाय पे न लगे तो वो उसका जो रेखीय संवेग होता है निश्चित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। तत्व तथा यौगिक में अंतर लिखिए। उत्तर, एक तरफ लिखेंगे तत्व, दूसरी तरफ यौगिक। तत्व में पहला है तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं जबकि यौगिक विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से बने होते हैं। तत्व में दूसरा है तत्व को विभाजित कर कोई नया तत्व प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि यह एक ही पदार्थ के बने होते हैं, जब विभाजित करेंगे तब भी तो वो एक ही तत्व रहेगा। लेकिन यौगिक में है यौगिक को विभाजित कर नया तत्व प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर बनते हैं, उसी को तो यौगिक कहते हैं। तीसरा जो अंतर है, तत्वों के सूक्ष्म कण उनके परमाणु होते हैं जबकि यौगिक के सूक्ष्म कण उनके अणु होते हैं। चौथा अंतर है, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 119 है, यौगिक लाखों की संख्या में उपलब्ध हैं। किसी भी 2 पदार्थों को मिला दीजिए किसी भी अनुपात में, निश्चित अनुपात में, उसको यौगिक कहते हैं, इसलिए इसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। पांचवा अंतर है, अधिकांश तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं जबकि यौगिक प्राकृतिक रूप से भी पाए जाते हैं तथा अनेक यौगिक प्रयोगशाला में भी बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। दोलन तथा कंपन गति के में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पहला है दोलन गति। जब कोई वस्तु साम्य स्थिति के इधर उधर गति करती है तो वस्तु की यह गति दोलन गति कहलाती है। दोलन एक तरह की आवर्त गति है, उदाहरण जैसे कि झूले की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति। अब कंपन गति है, जब कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करती है तो इसे कंपन गति कहते हैं। देखिए, परिभाषा तो सेम है लेकिन बहुत माइनर डिफरेंस है इसमें। कंपन गति को किसी वस्तु के आगे पीछे हिलने डुलने, ऊपर नीचे चलने, स्पंदित होने आदि के रूप से वर्णित किया जाता है। यानी जो दोलन गति होता है वो अपने माध्य स्थिति के दोनों तरफ परवलयाकार ऐसे ये गति करती है जैसे घड़ी का पेंडुलम, झूला। लेकिन जो कंपन गति है, जैसे स्प्रिंग होता है, वो अपने माध्य स्थिति के दोनों तरफ ऐसे रेखीय गति में सीधे ऊपर नीचे या दाएं बाएं इधर उधर हिलते डुलते हैं, इसको कंपन गति कहते हैं। इसी में आगे दिया है उदाहरण कंपन गति में, पेंडुलम की गति, झूले की गति, ट्यूनिक कांटों आदि कंपन गति के उदाहरण हैं। देखिए यहाँ पे कंपन गति होगा वो स्प्रिंग जो होता है उसकी गति हो जाएगा कंपन गति का उदाहरण, और झूले की गति और पेंडुलम की गति है ये यहाँ पे नहीं होगा, ये तो होगा दोलन गति का उदाहरण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 नहीं है, देखिए यहाँ एक छूट गया है, प्रश्न संख्या 18 है जो कि अंतिम क्वेश्चन है इस प्रश्न पत्र का। बीजांड की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। केवल चित्र पूछा है, ना कि उसके बारे में। तो आप देखिए यहाँ पे
और मैं छोटा कर देता हूँ। बीजांड का नामांकित चित्र है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको आप बनाना सीख जाएंगे और बना लीजिएगा। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।